हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 83 है। 83 के पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का ये मतलब हम कहना चाहते हैं कि वहां जो भी आगामी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन शो होते हैं, कर सकते हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन जो होता है वहां पर हम अपलोड कर देते हैं, तो वहां पर आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जो भी हम वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करते हैं वहां पर लिंक डालते हैं, तो लिंक वहीं से डायरेक्ट हमारे यूट्यूब पर आप जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये हर एक सब्जेक्ट से आपको जोड़ के रखा जाता है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जब पूछता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाए, ऐसे सिचुएशन में ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बीपीएससी पीटी के लिए एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट तथा बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो इसका रिवीजन के तौर पर भी सुनने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक चीज आओ, जहां नोटिफाई करने की चीज होगी वहां नोटिफाई भी आप करते चलेंगे, क्योंकि इसका हम एनालिसिस भी करते हैं और आप इसे सुनने का तो रिवीजन करके सुनने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। अगर फ्रेंड्स केसीसी के इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हम करें तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफाई आपके पास पहुंच जाए। और अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वीडियो यूजफुल होता है तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक जो होता है वो हमारे लिए उत्साह भरता है और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को हम जोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 83 नंबर सेट का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च 2023 को किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पारित किया है? 21 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पारित किया गया है। अब यह स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक क्या है, इसका एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सरकारी अस्पतालों और निजी तौर पर संचालित जो संस्थान है, दोनों में राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार का प्रावधान इसके तहत किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? अब ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से 3 नाम होता है। एक तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खुदाई जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रधान थे, उनकी अगुवाई में 1921 ईस्वी में प्रारंभ होती है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भारतीय इतिहासकार राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया जाता है, जॉन मार्शल की अगुवाई में। जब राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उस समय सबसे पहले नगर की खोज जो हुई वो हड़प्पा नगर की खोज हुई, जिस कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कई नगर की खोज हुई थी, जिसमें से देखते हैं कि घरों में कुएं के अवशेष कहां से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से कुआं के अवशेष मिले थे। और मोहनजोदड़ो से किस किस चीज का अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह जो मोहनजोदड़ो है वह सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी और इसके खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे, जिनके खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। अब इस मोहनजोदड़ो से क्या चीज अवशेष के रूप में मिला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विशाल स्नानागार और अन्नागार, महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्लियर? तो ये जानकारी बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको, तो एक एक पॉइंट को आप इसको ध्यान रखेंगे। हो सकता है तो आप इसे नोटिफाई भी करते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा एवं दिशा किन की पुस्तक है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन जो है वो 2021 में ही भूपेश बघेल, जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। क्लियर? यही आपका एनालिसिस है कि यह पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने की है। इस पुस्तक का विमोचन 20 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया, जिस घर से स्थापित किया, वह कौन सा राजपूत थे? तो ध्यान दीजिएगा, अकबर से संबंधित कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखेंगे, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीर साल के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। इनके बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम जलाल था, बाद में इनका नाम अकबर पड़ा। ध्यान दीजिएगा, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की आयु में हुई थी, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसका मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। इसने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में और मजबूत बनाने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए प्रसिद्ध राजपूत नीति का पालन किया, जिसके तहत 1562 ईस्वी में आमेर के कच्छवाहा राजा के बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। क्लियर? तो आपका आंसर निकल गया होगा कच्छवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या था? रे भाई, ये तो टेस्ट ट्यूब भैंस आ गया। टेस्ट ट्यूब मानव पढ़े थे, टेस्ट ट्यूब भैंस का भी जन्म हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसका एनालिसिस, इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे भारत में पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म जो हुआ है वो बन्नी नाम से हुआ है, या इसी को बिन्नी कहीं कहीं देखने के लिए हो सकता है, मिल सकता है। तो बन्नी नाम से टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का जन्म हुआ है भारत में। अब ध्यान देंगे, देश में पहली बार आईवीएफ मतलब होता है क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन टेस्ट ट्यूब में, और जन्म कहां से? माता के गर्भाशय से जन्म होता है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन जन्म माता के गर्भाशय के द्वारा ही करवाया जाता है। इसे आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक कहा जाता है। तो इस टेक्निक का प्रयोग करके भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है। इस बछड़े का जन्म जो हुआ है वो सुशीला एग्रो फार्म्स के किसान है विनय एलवाला, इनके यहाँ 23 अक्टूबर 2021 को जन्म हुआ था, गुजरात में ही। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला मानव आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है शिशु वो लुइस ब्राउन है, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर? भारत में पहली आईवीएफ जो थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा मानव शिशु जो था भारत में, वो 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को दुर्गा के नाम से हुआ था। ये बात बड़ा पॉइंटेड चीजें हैं, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक परिपथ को जोड़ लीजिए जिसमें आपको कह रहा है वो ही चीज कर लेते हैं। 10 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़िए और इस समानांतर क्रम वाले तीसरे प्रतिरोध को भी आप श्रेणी क्रम के माध्यम से जोड़ दीजिए। यहां बी कर दीजिए, यहां ए कर दीजिए। अब यहां 10 ओम के श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है इन दोनों को। तो सबसे पहले हम पूरे को श्रेणी क्रम में लाएंगे। तो हम सबसे पहले समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है उसको हम टोटल निकालेंगे। क्लियर? रेसिस्टेंस निकाले तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? अब इसको निकालने के लिए 1/10 प्लस 1/10 करेंगे बराबर 10 और एलसीएम ले लेंगे। 10 यहां पे बराबर 20/10। इसका मतलब है कि 2 हो जाएगा। क्लियर? 2 हो जाएगा। तो आपका 1/R1 बराबर क्या निकल जाएगा भाई? 2। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर क्या हम लिख सकते हैं? 1/2 R बराबर। अब हमें कह रहा है इस तीसरे प्रतिरोध से इसको जोड़ा जाता है, तीसरे प्रतिरोध से इसको जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो तीसरा प्रतिरोध से जोड़ दीजिए। तो हम अब ये आ गया किस फॉर्मेट में? अब ये आ गया इस फॉर्मेट में। अब यहां जो प्रतिरोध है वहां 1/2 ओम का प्रतिरोध है, या हम कह सकते हैं इसी को लिखेंगे तो 0.5 ओम कर सकते हैं, 0.5 ओम, और यहां 10 ओम किया हुआ है।
10 ओम किया हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 का मान 0.5 प्लस R2 का मान 10 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 10.5 ओम रेसिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन में कोई भी आपका आंसर नहीं दिया हुआ, तो एक का आंसर बना लेंगे। ई आंसर देके 10.5 ओम निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन आयोग कब आया था भारत में, इसका हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों इसका बहिष्कार किया गया। तो ध्यान देंगे, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, और यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसमें भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था इसका गठन, और इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच करने के लिए 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह भारत आया था, जिसमें कोई सदस्य इसमें जो थे वो भारतीय नहीं थे, जिसके कारण से ही इसका काफी विरोध हुआ था, असहयोग इस साइमन कमीशन का। ध्यान देंगे, लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को इस आयोग में सम्मिलित न करने का यह कारण बताया कि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में अत्यधिक मतभेद है। भारत में अनेक राजनीतिक दल थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी और अनेक क्षेत्रीय पार्टियां थी, तो इसके बीच में मतभेद थी, आपस में मेल मिलाप नहीं है, जिसके कारण से किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह कथन था लॉर्ड बिरकनहेड का। और कहा इन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी दल मिलकर एक संविधान प्रस्तुत करें तो अंग्रेजी संसद उस पर विचार कर सकती है। अतः भारत में इसका काफी मात्रा में विरोध हुआ था और नारे लगाए गए थे, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया था। इसी साइमन वापस जाओ का नारा लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको लाठी से मार मार के सर पर प्रहार कर करके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा, यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तो आपका सही आंसर क्या मिलता है? तो कौन सा मुख्य कारण था कि बहिष्कार हुआ था? तो सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन सी थी? तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और दीवानी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी का समय को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि कर ली। संधि के शर्त था कि बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेज को सौंप दी। साथ ही एक फरमान यह भी जारी हुआ कि नजमुद्दौला को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेज ले तो लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लिया, लेकिन साथ में यही इलाहाबाद की संधि में एक और फरमान जारी हुआ कि नजमुद्दौला जो है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब स्वीकार कर लिया जाए। यह अंग्रेजों से एक गुजारिश थी, तो अंग्रेज ने इसे मान लिया। अंग्रेज ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया था। यही इस फरमान का और यही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त करने का फरमान था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो हुगली वह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री थी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पुर्तगाली ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली में की थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी को हुई थी। इसके द्वारा स्थापित पहली व्यापारिक कोठी जो थी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में स्थापित पहली व्यापारिक कोठी जो थी वो कोचीन में खोला गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन यहाँ पूछा पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री वो हुगली में, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों के द्वारा तो कोचीन में खोली गई थी, लेकिन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कोचीन में किया था।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। तत्पश्चात अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में अब वायसराय बना। इसके बाद न्यूनो डी कुन्हा जो 1530 ईस्वी में वायसराय बना, और यह न्यूनो डी कुन्हा जो था वह सेंथोमा जो कि मद्रास में पड़ता है, हुगली बंगाल का, और द्वीप यानी काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। बंगाल के ऑप्शन में दिया हुआ है चिनसूरा और श्रीरामपुर, तो बंगाल में ये दोनों जगह स्थित है। तो बंगाल के चिनसूरा और श्रीरामपुर में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRMN99 किसकी एक प्रजाति है, किसकी एक किस्म है? तो सेव की एक किस्म है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, HRMN99 सेव की एक नई किस्म का विकास हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित पनियाला गांव के एक किसान हरिमन शर्मा के द्वारा किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी इसमें से है? तो तीस्ता नदी की सहायक नदी जो है ऑप्शन में है लोहित, कामेंग, रंगित और तोरसा। तो रंगित नदी जो है वो तीस्ता की सहायक नदी है, लेकिन लोहित, कामेंग और तोरसा जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान देंगे तीस्ता नदी, इसका उद्गम जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास चारामू झील से होता है। यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इस तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो दिक्छु, रंगपो, लाचुंग, रानी खोला, रंगापुचू, रंगीत, रियोंगचू, ये सभी नदियां जो है वो तीस्ता की सहायक नदियां हैं। तो रंगित नदी आ गया, ऑप्शन आपका रंगित सही होगा। लोहित, कामेंग और तोरसा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान देंगे तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, बड़ा बारीक क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे भारत सरकार के प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल कौन कौन से हैं, जिसको ध्यान रखेंगे तो जो नहीं है वो छट जाएगा अपने आप। तो सबसे पहला पहल PKVY यानी प्रवासी कौशल विकास योजना। भारतीय कामगारों के लिए यह कामगारों को, कुशल श्रमिकों को कौशल को और प्रतिभा दिखाने के लिए PKVY योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि प्रवासी भारतीय पहल के रूप में किया गया है, प्रवासी कौशल विकास योजना के नाम से। दूसरा आता है SPDC, तो ये तो आपका कौशल विकास योजना है, प्रवासी कौशल विकास योजना तो हो गया भारत की प्रमुख प्रवासी पहल, भारतीय पहल। दूसरा है SPDC यानी प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है वो स्नातक हेतु भारतीय मूल के तथा अनिवासी, जिसे NRI कहा जाता है, अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। यह भी भारत सरकार की प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा जो है भारत को जानो कार्यक्रम, यह युवाओं के लिए योजना है और यह 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू किया गया है, जो कि प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी ये भी शामिल है। चौथा जो है E-माइग्रेट सिस्टम, यह प्रवासियों के शोषण के पर रोक लगाने के लिए प्रवासी भारतीय पहल के रूप में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जबकि पांचवा है वज्र, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वज्र। वज्र जो है वो उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा योजना है, जो कि यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है। जबकि स्ट्राइव जो है वो औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण योजना, यह योजना बैंक की सहायता से शुरू किया है। तो यह जो है प्रवासी भारतीयों से संबंधित योजना के अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं किया गया है, यह बैंकों के द्वारा शुरू किया गया है। यहां पे लिखा हुआ योजना बैंक की सहायता से यह शुरू किया गया है। भारत सरकार की प्रमुख प्रवासी भारतीय पहल नहीं है, यह बैंक के द्वारा शुरू किया गया है स्ट्राइव योजना, और यह औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण इसका विस्तार होता है, यह बैंकों की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट विकसित किया गया है? थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे तो अगस्त 2021 में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने नियो वोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। यह नियो वोल्ट जो है एक लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉम मी किनकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना, क्रिकेटर है भारत के, सुरेश रैना की आत्मकथा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, राहुल द्रविड़ पर आधारित पुस्तक जो है, राहुल द्रविड़ जो पूर्व क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, तो राहुल द्रविड़ टाइमलेस स्टील जो है वो राहुल द्रविड़ पर आधारित पुस्तक है। युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक पुस्तक जो है वो युवराज सिंह की आत्मकथा है। एमएस धोनी की कहानी कैप्टन कूल के नाम से लिखित है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे है। कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कपिल देव के द्वारा कई और पुस्तक भी लिखा गया है, जिसमें वाई गॉड्स डिक्री तथा क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। वनडे वंडर सुनील गावस्कर के द्वारा लिखित पुस्तक है, जबकि इनकी आत्मकथा सनी डेज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला कौन बनी है? वो है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। थोड़ा सा अब इसका इतिहास में जाते हैं। 1953 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और इनके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। अब देखेंगे तो भारतीय भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को की गई थी। उस समय इसकी राजधानी कर्नूल थी। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है अमरावती और नवीनतम राजधानी जो बनाया गया है वो विशाखापत्तनम को बनाया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के अलगाव पैदा करने के उद्देश्य किया गया था, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, यह भी सही है। स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया एक आंदोलन था जनता के द्वारा। ध्यान देंगे, स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जब 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, तो फलतः क्या हुआ कि इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में ही प्रकाशित की गई थी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 के जनगणना में देखेंगे तो बिहार का लिंगानुपात 928 है। बिहार का लिंगानुपात क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे एनालिसिस पर। तो वर्ष 2011 की जनगणना पर आते हैं तो अंतिम आंकड़े इसका देखते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से, जो कि राष्ट्रीय भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, जो बिहार जो है भारत की तुलना में 25 कम है, 918 है। ये भी आप ध्यान रखेंगे इस बात से, 25 कम है बिहार की लिंगानुपात भारत की लिंगानुपात से, अर्थात भारत की लिंगानुपात जो है वो 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला को देख लेते हैं तो क्रमशः देखते हैं गोपालगंज जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, यानी कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना में महिलाएं गोपालगंज में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, 1021 है यहाँ का। सीवान दूसरे स्थान पर आता है 988 के साथ। तीसरे स्थान पर सारण आता है 955 के साथ, तथा किशनगंज आता है चौथे स्थान पर 950 आंकड़ों के साथ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात कर लेते हैं तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात
876 मुंगेर का है, भागलपुर का दूसरा 880 है, खगड़िया का तीसरा 886 है और शिवहर चौथे स्थान पर है 893 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए घोतक था, यानी किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो काली मिर्च या गोल मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग होता था। हुआ क्या था कि ईसवी पूर्व के प्रथम शताब्दी में भारत का पश्चिमी देशों यानी रोम के साथ गोल मिर्ची या काली मिर्ची का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। अब पश्चिम के लोग जो थे उसको भारतीय गोल मिर्ची बहुत प्रिय लगा था, जिसके कारण से प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों में गोल मिर्ची का नाम यवन प्रिय ही पड़ गया था। तो यवन प्रिय किसका घोतक है? काली मिर्च या गोल मिर्ची का घोतक है यवन प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जलप्रपात को खदार कोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को खदार कोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे यह कहां स्थित है, किस जिले में? तो रोहतास जिले में यह खदार कोह जलप्रपात स्थित है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले के छान पापर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर ऊंचा है या फीट में कहेंगे तो 300 फीट ऊंचा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, धुआं कुंड जलप्रपात। यह भी रोहतास जिले में काव नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात जो है वो नवादा जिले में काकोलत पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें, कुल ऊंचाई की बात करें तो 43 मीटर ऊंचा यानी 160 फीट ऊंचा है तथा मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर ऊंचा है या 80 फीट ऊंचा है। यह काकोलत जलप्रपात जो है वो 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ जलप्रपात है। फिर ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, गुरु सिंधु जलप्रपात। यह झारखंड व छत्तीसगढ़ की सीमा पर कन्हर नदी के द्वारा 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनुक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, इनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो शुष्क रुद्धोष्म दर से इनका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। अब समझेंगे शुष्क रुद्धोष्म दर क्या होता है। तो शुष्क रुद्धोष्म दर जो है वह शुष्क वातावरण में यानी पानी या नमी की मात्रा की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब सिस्टम के अंदर की हवा शुष्क होती है तो ऊंचाई के साथ, अब जब शुष्क होगी यानी गर्म होगी तो गर्म होकर हवा हल्की होगी। अब हल्की जब होगी तो यह ऊंचाई के साथ ऊपर जाएगी और वहां जाकर तापमान में कमी की राय को वहां पर जैसे ही वह हल्की होगी तो वह ऊपर की ओर जाएगी, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएगी तो उसके तापमान में कमी होगी, जिसे ही शुष्क रुद्धोष्म दर कहा जाता है। और इसी रुद्धोष्म दर जो होता है के कारण तापमान में वृद्धि होती है। क्लियर। चिनुक जो है वह एक पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे शीत ऋतु में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन का एक प्रकार होता है। यह पवन सुहाने मौसम का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से किसका एक भाग होता है? तो उत्तरी अटलांटिक कट्टक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग के रूप में, क्षेत्र के रूप में टेलीग्राफिक पठार को जाना जाता है। अब थोड़ा सा एनालिसिस में ये देखेंगे कि पठार किसको कहते हैं। टेलीग्राफिक पठार दिया है तो पठार क्या? टेलीग्राफिक तो एक क्षेत्र है और यह उत्तरी अटलांटिक कट्टक के एक विशेष क्षेत्र में इस भूभाग को टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। लेकिन पठार क्यों इसे कहा जाता है? पठार क्या है? तो धरातल का ऊपर उठा हुआ वो भाग जिसका शीर्ष सपाट होता है तथा उसका कम से कम एक ढाल तीव्र होना चाहिए और वह धरातल से कम 600 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, तो इसे हम पठार कहेंगे। और इसी पठार के अंतर्गत टेलीग्राफिक पठार जो उत्तरी अटलांटिक कट्टक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्वत फिर किसको कहेंगे? तो धरातल का ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष नुकीला होता है, जिसकी ढाल तीव्र होती है और समुद्र से कम 600 मीटर की ऊंचाई पर हो, उसे पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही इसमें से नहीं दिया हुआ है? सही सुमेलन किसका नहीं किया हुआ? ध्यान देंगे। अपदलन प्याज अपक्षय से होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट की क्रिया से। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण जो है वो एक रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप टूट फूट जाता है। हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय का उदाहरण होता है। कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय का उदाहरण होता है। लेकिन अपदलन जो होता है वो प्याज अपक्षय के एग्जाम्पल के अंतर्गत नहीं आता है। अब अपदलन समझेंगे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस समझेंगे क्या होता है और कार्बोनेशन समझेंगे क्या होता है। ऑक्सीडेशन तो समझ भी करते हैं।
हाइड्रोलिसिस यह रासायनिक अपक्षय के द्वारा होता है जब CO2 की उपस्थिति में जल जो है, पानी जो है वो CO2 की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थों को घुला देती है। क्लियर? जल इसमें क्या होता है कि CO2 की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थों को घुला देती है, उसे ही हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। जबकि अपदलन क्या है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टूटी चट्टानों की वक्रीय चादरें दबाव को कम करने के कारण दृश्यांश पैमाने से अलग हो जाती है। जो टूटी हुई चट्टान होती है और उस पर टेढ़ी मेढ़ी वक्रीय चादर, टेढ़ी मेढ़ी जो चादरें होती है, परत जो होती है, वो दबाव को कम कर देती है, जिसके कारण से दृश्यांश पैमाना, जो देखने के लिए पैमाना मिलता है, वो उसे ढेर अलग दिखता है, अलग अलग दिखता है। वो चादरें जो होती है, स्तर जो होता है वो चट्टान का अलग अलग दिखता है, इसे ही अपदलन कहा जाता है। तो प्याज अपदलन इसके अंतर्गत, अपक्षय इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, चट्टान अपक्षय शामिल किया जाएगा, चट्टान अपक्षय इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोनेशन क्या है, तो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का परिणाम जो है वो कार्बोनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो मिली है वो सबसे पहली बार मेघालय राज्य को प्रदान की गई है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने घोषणा की है कि मेघालय को मार्च 2023 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने 15 मार्च 2023 को दूध नाई मेंदी पाथर लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंच रत्न डबल लाइन सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक ट्रेन यहां प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में है। झरिया जो है वो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है, झारखंड में है। मथुरा जो है वह तेल शोधनशाला के लिए जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी 2, 4, 1, 3 आपका सही आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग इसमें से कौन सा है? तो स्वच्छंद उद्योग कहते किसको है? थोड़ा सा इसका विश्लेषण बड़ा जरूरी है। स्वच्छंद उद्योग जिसे फूट लूज उद्योग कहा जाता है, फूट लूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। वे उद्योग होते हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल, स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी भार में कमी हो रही है या नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता है, उसे ही स्वच्छंद उद्योग वाला प्रोडक्ट कहा जाता है। और भी एग्जांपल समझेंगे तो फूट लूज यानी स्वच्छंद उद्योग के कुछ उदाहरण हीरा प्रसंस्करण उद्योग, दवा उद्योग, IT उद्योग, हैंडसेट असेंबली उद्योग इत्यादि को शामिल किया जाता है। फूट लूज या स्वच्छंद उद्योग जो होता है वो काफी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर करता है, जिन्हें कहीं भी और कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्योगों का कम मात्रा में कच्चे माल और छोटे श्रम बलों की आवश्यकता होती है और साथ ही ये उद्योग अंतिम उत्पाद भी कम मात्रा में उत्पादन करता है। स्वच्छंद या फूटलूज उद्योग जो होता है वो आमतौर पर प्रदूषणकारी उद्योग नहीं होते हैं, प्रदूषण के विपरीत यह नहीं होते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। स्वच्छंद या फूटलूज उद्योग प्रायः परिवहन लाइनों जैसे कि सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों आदि के पास में ही स्थित होते हैं, उसे ही कहा जाता है स्वच्छंद उद्योग। तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक को शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा समझेंगे तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में एक यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन को डिफरेंस इंजन कहा जाता है, या इस मशीन को डिफरेंस इंजन नाम रखा गया था। इस टर्म्स को याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने जिस मशीन को बनाया 1822 ईस्वी में, वह डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता है। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप होता है। अगर ऑप्शन में एनालिटिकल इंजन ना रहे और डिफरेंस इंजन रहे तो आप
डिफरेंस इंजन, क्योंकि सबसे पहले तो वही था डिफरेंस इंजन। ये तो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप हुआ एनालिटिकल इंजन। क्लियर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC का पूरा रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। एबेकस जो है वो गणितीय गणना हेतु प्रयुक्त एक प्राचीन उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा जिसे प्राइमरी डिफिसिट कहा जाता है को किसको संदर्भित करता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान की दर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। थोड़ा सा और देखेंगे इसका विश्लेषण। तो प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष की उधारी पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर होता है प्राथमिक घाटा। यह ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा वह राशि है जिसके द्वारा किसी सरकार का कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान शामिल नहीं किया जाता है। आप इस टर्म को कंफर्म याद रखेंगे कि प्राथमिक घाटा में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। ब्याज भुगतान को तो घटा दिया जाता है राजकोषीय घाटा में, टोटल राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है, यानी इसको प्राथमिक घाटा में शामिल नहीं किया जाता है। प्राथमिक घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, अच्छा ये नवादा संग्रहालय है कहां? तो बिहार के नवादा जिले में, नवादा जिले में स्थित है नवादा संग्रहालय, या इस संग्रहालय को ही नारद संग्रहालय कहा जाता है। नारद संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर ही इंगित करता है? तो ध्यान देंगे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की चर्चा मिलती है नीति निर्देशक तत्व में। उसमें थोड़ा सा अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहलाता है? तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 38 में चर्चा क्या किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय मिल पाए, और इसी अनुच्छेद को इसी कारण से सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 49 में, जो नीति निर्देशक तत्व का ही एक रूप है। अनुच्छेद 26 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, और इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जबकि अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद या सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान देंगे, सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग जो होता है वो होता है आपका विवेक का परित्याग। सर्वाधिकारवादी राज्य जो होता है किसका परित्याग करता है? विवेक का परित्याग करता है। तो ध्यान देंगे, सर्वाधिकारवाद जो है वह राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है। केंद्रित करने में, एक राज्य की शक्ति को एक जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद राज्य में बुद्धि विवेक का तिरस्कार किया जाता है। सर्वाधिकारवादी राज्य का स्वरूप तानाशाही होता है। ये सब कुल तत्व हैं, सर्वाधिकारवाद के कुछ तत्व हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिकारवादी राज्य का स्वरूप जो है वो तानाशाही है, बुद्धि विवेक का तिरस्कार करता है। सर्वाधिकारवादी राज्य व्यक्तिक स्वाधीनता को कुचल देता है, यानी व्यक्तिक स्वाधीनता जो है, व्यक्तिक स्वतंत्रता जो है उसको समाप्त करता है। सर्वाधिकारवाद जो है वो राष्ट्र को बहुत ही ज्यादा गौरव प्रदान करने वाला तत्व होता है। सर्वाधिकारवादी राज्य में किसी अन्य राजनीतिक सिद्धांत या आदर्श की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ये सभी सर्वाधिकारवादी के तत्व होते हैं। क्लियर। तो इसमें विवेक को, बुद्धि को तिरस्कार किया गया है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए? पहले 30%, फिर 33, और अब तो और 50%, कई राज्यों ने 50% आरक्षण दे दिया है। तो थोड़ा सा देखेंगे। 73वां संवैधानिक संशोधन बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर 73वां संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया। अब थोड़ा सा देखेंगे 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया। वर्तमान समय में इस आरक्षण को कई राज्यों ने सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी काफी हद तक बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है किसके द्वारा? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के पंचायती राज्य व्यवस्था में निर्मित किया गया है। थोड़ा सा एनालिसिस। पंचायती राज्य का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्र लोकतंत्र को वास्तविक बनाना होता है, इसलिए यह अधिक से अधिक शक्तियां जनता को प्रदान करना चाहती है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही नाम दिया था। क्लियर? पंचायती राज्य व्यवस्था को 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान देंगे तो ओरेकल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो होता क्या है भाई? ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस, एक रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। यह एंटरप्राइजेस ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया पहला डेटाबेस है। एक प्रकार का डेटाबेस होता है। यह मूल रूप से लॉरेंस एलिसन और उनके दो दोस्तों के द्वारा 1977 ईस्वी में विकसित किया गया था। किसको? ओरेकल को विकसित किया गया था, जो कि एक डेटाबेस है। लॉरेंस एलिसन के द्वारा विकसित किया गया था 1977 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा तो विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स और मैक ओएस जो होता है वो प्लेटफॉर्म पर मुख्य रूप से चलाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्मों पर विंडोज को, यूनिक्स को, लाइनेक्स को और मैक को चलाया जाता है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं होता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और, फ्लैश ड्राइव जो होता है वो कंप्यूटर के आंतरिक हिस्सा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती, संकेतात्मक कटौती या प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? अब ध्यान देंगे, अनुदान क्या है? फंड। सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता जो दिया जाता है उसे अनुदान कहा जाता है या उसी को फंड कहा जाता है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, अनुदान की मूल मांगों के सहायक प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जो सहायक प्रस्ताव होते हैं उसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक नीति निर्नुमोदक कटौती होता है, दूसरा होता है मित व्ययिता कटौती और तीसरा सांकेतिक कटौती या प्रतीकात्मक कटौती, इसी को कहा जाता है। जिसमें से सांकेतिक कटौती या प्रतीकात्मक कटौती को देखते हैं। तो सांकेतिक कटौती या प्रतीकात्मक कटौती जो होता है, इसमें कहा गया है कि मांग की गई राशि में 100 रुपया की कमी की जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त किया जाना चाहिए जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी होता है। क्लियर? जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी होता है प्रतीकात्मक कटौती के लिए। तो सही आंसर बनेगा कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करने वाला कटौती होता है, उसे ही प्रतीकात्मक कटौती का उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार जन नाट्य संघ बिहार के पटना जिले में स्थापित है। ध्यान देंगे, पटना इप्टा या इसी को हम कहेंगे पिपटा। ध्यान देंगे, पिपटा का मतलब क्या हुआ? पटना इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। क्लियर? तो पटना इप्टा जो है इसकी स्थापना डॉक्टर A.K. सेन और राजकिशोर प्रसाद ने 1947 ईस्वी में किया था। ये है इप्टा क्या? तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। जो कलाकार होते हैं, जो कलाकार व्यक्ति होते हैं, उनको मंच पर बुलाया जाता है और उनके लिए मंच तैयार किया जाता है, वही होता है इप्टा का मतलब होता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। लेकिन ध्यान देंगे, AIPTA यानी ऑल इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना, अखिल भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना जो है पूरे केंद्र लेवल पर, भारत लेवल पर
देश लेवल पर 25 मई 1943 ईस्वी को मुंबई के मारवाड़ी हॉल में प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के द्वारा किया गया था। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आयोजना या आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण के तौर पर देखा जाता है। आर्थिक नियोजन है क्या या आर्थिक आयोजना क्या है? तो यह एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को नियोजित, समन्वयन एवं उपयोग करना है। उद्देश्य आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि के द्वारा किया जाता है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों के तीनों आपके ऑप्शन में दिया गया है। अब उत्पाद विधि के द्वारा किसका आकलन किया जाता है, आय विधि के द्वारा किसका और व्यय विधि के द्वारा किसका किया जाता है, थोड़ा सा देख लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि जो है, कृषि वन खाना, चारागाह, मत्स्यन आदि की गणना जो है वो उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। क्लियर? पॉइंटेड चीजों को याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब जगह क्वेश्चन पूछता है। उत्पाद विधि के द्वारा इनमें से किसके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? राष्ट्रीय आकलन के तहत उत्पाद विधि का इस्तेमाल इनमें से किस में किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, कृषि, वन, खान-पान, चारागाह, मत्स्यन, ये सभी का गणना जो है वो उत्पाद विधि के द्वारा किया जाता है। जबकि उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं, प्रशासन, कला, घरेलू सेवा, ये सभी की गणना जो है वो आय विधि के द्वारा किया जाता है। जबकि व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय क्या क्या शामिल किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के उपभोग तथा विनियोग व्यय के प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए व्यय विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर बनेगा उत्पाद विधि के द्वारा। उत्पाद विधि, राष्ट्रीय आय का गणना करते समय उत्पाद विधि के में शामिल किया जाता है कृषि आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार कृषि आय का राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1867 से 68 ईस्वी में। और 1868 ईस्वी में इन्होंने बताया था भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया निर्धारित इनके द्वारा किया गया था। क्लियर? भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस जो होती है वो किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब तथा उच्च ताप पर क्रिया कर सकती है। थोड़ा सा देख लेंगे, तो आदर्श गैस किसको आप कहेंगे? आदर्श गैस का समीकरण होता है VP बराबर nRT, अर्थात वह समीकरण जो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब, आयतन और परम ताप में संबंध स्थापित करता है उसे ही आदर्श गैस कहा जाता है। जहां यह जो R है वह गैस नियतांक को दर्शाता है, V गैस के आयतन को दर्शाता है, N गैस के मोलों की संख्या है और T जो है वो परम ताप को दर्शाता है। आदर्श गैस का मान की बात करें तो 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? संवहन जो होता है वो द्रव्य और गैस, इन दोनों में संवहन की क्रिया होती है। ध्यान देंगे, ऊष्मा के संचरण करने के लिए माध्यम के कई माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से ऊष्मा का संचरण जो होता है मुख्यतः 3 माध्यमों से होता है। चालन, संवहन और विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण किया जाता है। चालन, विकिरण और संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो तीनों को देख लेंगे थोड़ा सा। ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है। पहले में आता है चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंच जाती है, उसे चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का
संचरण कहा जाता है। पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, बल्कि बिना एक जगह से दूसरे जगह गए हुए ही ऊष्मा का संचरण कर जाता है। क्लियर? उसे चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। दूसरा होता है ऊष्मा का संचरण का मतलब होता है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना। अब चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन विधि के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे, ठोस में, केवल ठोस में। दूसरा है संवहन। तो संवहन यानी कन्वेक्शन, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। जब तक पदार्थ का कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा तब तक ऊष्मा का संचरण भी नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है कि पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो इसे हम संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण मानेंगे। जैसे कि गैस एवं द्रव्य में गैसों का ऊष्मा का संचरण होना। हमारा वायुमंडल जो है वो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है, आप ध्यान रखेंगे। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण। तो इस विधि में ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के संचरित हो जाती है। इसे विकिरण माध्यम के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। हमारा पृथ्वी जो है, धरातल जो पृथ्वी का है वह विकिरण विधि के द्वारा ही गर्म होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। गैस और द्रव्य में संवहन विधि के द्वारा होता है। क्लियर? हमारा पृथ्वी जो है वो है विकिरण विधि के द्वारा गर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका विधिवत उद्घाटन उत्तराखंड के हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो जिस द्रव्य का क्वथनांक सबसे कम होगा उसी द्रव्य का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होगा। तो देख लेंगे इसमें से किसका क्वथनांक सबसे कम है। देखेंगे यहां भी वही कहा गया, जिस द्रव्य का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि जल्दी वाष्पन उसका होगा। क्वथनांक का मतलब उबलनांक बिंदु, उबलने लगेगा तो वाष्पीकृत तीव्रता से होगा। जिसका कम क्वथनांक होगा वह ज्यादा उबलेगा। एल्कोहल का क्वथनांक बिंदु होता है 79 डिग्री सेल्सियस तापमान। 79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाते जाते एल्कोहल जो है वो खौलने लग जाता है, उबलने लग जाता है, जिसके कारण से वाष्पीकृत भी यह ज्यादा होने 79 डिग्री सेल्सियस पर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है पेट्रोल का क्वथनांक जो है दिए गए ऑप्शन में, पेट्रोल का क्वथनांक जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और मिट्टी के तेल का क्वथनांक 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो किसका वाष्पीकरण सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एल्कोहल का वाष्पीकरण, दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोल का, और तीसरा सबसे ज्यादा जल का, और सबसे कम जो होगा वाष्पीकृत सबसे कम होगा, कम गति से होगा, वो होगा मिट्टी के तेल में, क्योंकि इसका तापमान क्वथनांक जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? सबसे न्यूनतम तापमान को मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है? आप यहां पे इस चीज को देख सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में दिया गया है एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो ध्यान देंगे एल्कोहल थर्मामीटर जो होता है उससे सबसे निम्नतम तापमान को मापा जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर जो होता है उससे सबसे निम्नतम तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? थोड़ा सा देखेंगे एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बहुत ही कम होता है। एल्कोहल का हिमांक जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी -112 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक हो जाता है। यानी एल्कोहल जो है वो -112 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाके जम जाता है। क्लियर? लेकिन पारा -39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमना शुरू हो जाता है। तो पारा से ज्यादा जो है वो आपका एल्कोहल है। तो एल्कोहल के द्वारा सबसे न्यूनतम तापमान को -112 डिग्री सेल्सियस तक यह माप सकता है, लेकिन पारा -39 डिग्री तक रह जाएगा। तो पारा से ज्यादा एल्कोहल हो जाएगा। जबकि एल्कोहल का क्वथनांक की बात करें तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह अधिकतम तापमान मापने में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग किस प्रकार निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। अब देखें कौन सा रंग होगा तो कौन सा कितना तापमान उसका होगा। तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। अगर किसी तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है
कोई भी तारा जो होता है उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है रंग उसका। यदि कोई तारे का पृष्ठ तापमान सबसे कम है, इसका मतलब है कि वह तारा लाल दिखाई देगा। जैसे ही लाल दिख रहा है तो इसका मतलब समझिएगा कि उसके तारे का पृष्ठ तापमान सबसे कम है, इसलिए वह लाल दिखाई दे रहा है और इसे लाल दानव तारा कहा जाता है। अब विस्फोटित होने वाला है, अब खत्म होने वाला है वह। दूसरी बात करते हैं, जब यदि तारे का पृष्ठ तापमान अधिक है तो वह तारे का रंग सफेद होगा, और यदि तारे का पृष्ठ तापमान सबसे अधिक है, इसका मतलब वह तारा जो होगा वह नीला दिखाई देगा। तो नीला दिखाई दे रहा है इसका मतलब समझिएगा कि इसके सबसे ज्यादा तापमान इसमें है, और अगर आपको सफेद दिखाई दे रहा है तो मिडिल में, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, और अगर लाल दिख रहा है इसका मतलब सबसे कम तापमान है। अभी बुझने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान देंगे, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अगर करे तो इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, और इसकी खोज जर्मन भौतिकी विज्ञान हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? अब देखेंगे, प्रिज्म है, कोई प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से सफेद रंग को जैसे ही हम गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बट जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? भीप गियोर के रूप में। भीप गियोर यानी सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे में बैंगनी रंग होता है। तो ध्यान देंगे, ऊपर वाला का केवल आप ध्यान रखेंगे, लाल रंग को कहिएगा धैर्य रखो बेटा, तुम्हारा तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है। तो इसका केवल तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, धैर्य रखो, इतना याद रखेंगे, धैर्य रखो तो तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है। तो इसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है। बाकी इसका विचलन पूछ देंगे, अपवर्तनांक पूछ दे, कुछ भी इसके बारे में पूछ दे तो सबसे कम होता है। क्लियर? लेकिन वही अगर नीचे वाला सबसे निचला का देखेंगे तो इसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है, जिसके कारण से इसका विचलन अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, इसका फैलाव अधिक होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैंगनी रंग का, वायलेट रंग का होता है, और सबसे कम विचलन रेड रंग का होता है। इसी कारण तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड रंग का प्रयोग किया जाता है, ना कि वायलेट रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है, जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व होता है, और सामान्य ताप पर केवल यही एक अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का अनिवार्य क्या होता है? यानी विटामिन डी को आप किस रूप में यूज करता है हमारा बॉडी? सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। आप ध्यान रखेंगे, भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने के लिए विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब ध्यान देंगे, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जिसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C28H44 और O होता है, C28H44O होता है इसका रासायनिक सूत्र। इस विटामिन की खोज 1922 ईस्वी में इल्मर मैक्कलम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि और उनके कार्य का अध्ययन जो होता है वो औषधि प्रभाव विज्ञान, इसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। यहीं पर लिखेंगे फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी इसे ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि पल पल अपडेट जो हो, क्वेश्चन जो भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में, फिर एक नए सेट प्रैक्टिस के साथ और लाजवाब सेट प्रैक्टिस के साथ। आपको रिवीजन कराते हैं हर एक सब्जेक्ट का। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।